हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञान गौरव आप सभी का अतुल्य एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूँ। मित्रों, अतुल्य एकेडमी की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है जिसमें हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। आज की क्लास में हम यानी ज्ञान गौरव आपको जो भी बातें बताएंगे, जो भी चीज़ें समझाएंगे कि ये परीक्षा कैसे होती है, कौन कंडक्ट कराता है, इस परीक्षा की योग्यताएं क्या क्या हैं और इसमें किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है। साथियों, जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं खुद इकोनॉमिक्स विषय से नेट जेआरएफ एंड प्रमोटेड लेक्चरशिप एयू यूनिवर्सिटी, जहाँ तक टीचिंग एक्सपीरियंस का प्रश्न है तो लगभग 5-6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ इलाहाबाद की धरती पर। लेकिन अभी तक जो मेरी क्लासेस थी वो ऑफलाइन चला करती थी, लेकिन अब मैं पूरी तन्मयता के साथ आपके बीच उपस्थित हो रहा हूँ ऑनलाइन माध्यम से, ताकि उन छात्रों का भी भला हो सके जो हमसे किसी कारणवश हमारी कक्षा कक्ष में पढ़ नहीं पा रहे हैं या यहाँ प्रयागराज की धरती पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। साथियों, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए आइए सीधे अपनी बातों की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आपको आज डिस्कस करेंगे आपके साथ कि इसका सिलेबस क्या है और इसकी योग्यताएं क्या हैं। साथियों, ये जो परीक्षा है पूरे भारत में, पूरे भारत में ऑल इंडिया कंडक्ट की जाती है। पहले इस परीक्षा को यूजीसी की पहल पर सीबीएसई कराता था, लेकिन वर्तमान समय में इस परीक्षा को यूजीसी की ही पहल पर एनटीए नामक एक संस्था, जो भारत सरकार की इस वजह से गठित की गई है कि पूरे भारत में जितनी भी परीक्षाएं हैं, प्रवेश परीक्षाएं हैं, उनको कराने की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है। आज वर्तमान दौर में एनटीए ही आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा, यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा कंडक्ट करा रहा है। बात यदि हम करें यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा की, तो यह पूरे भारत में संचालित होने वाली परीक्षा होती है और जो कि प्रत्येक वर्ष 2 बार होती है। एक जून में होती है तथा दूसरी इसकी परीक्षा दिसंबर में होती है। यदि हम इसकी योग्यता की बात करें, अर्थात कौन कौन वे स्टूडेंट हैं जो इस परीक्षा को दे सकते हैं, तो हर वो विद्यार्थी इस परीक्षा को दे सकता है जिन्होंने एमए में किसी विषय से, यदि वह एमए किया हुआ है, मास्टर डिग्री लिया हुआ है, उसमें उसका 55% होना अनिवार्य है। उस विषय में उसका 55% एकेडमिक होना अनिवार्य है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ये जनरल कैटेगरी के अर्थात यूआर कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। लेकिन साथ ही साथ साथियों, वे छात्र छात्राएं जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी, इनको परसेंटेज में भी छूट दी गई है। यदि इन छात्रों का 50% एकेडमिक है एमए में किसी भी विषय से, तो वह इस परीक्षा के लिए पात्र होते हैं। अगर इसके हम आगे बात करते हैं, तो अगर इसकी हम आयु सीमा की बात करें मित्रों, तो जो इसकी आयु सीमा है, आयु सीमा 30 वर्ष है, जो कि पहले 28 वर्ष थी, लेकिन 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है।
ये यूआर की कैटेगरी का है। लेकिन वे छात्र जो एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आयु सीमा में क्या दी गई है? छूट दी गई है। उनके लिए आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। अगर साथियों हम बात करते हैं इस परीक्षा के बारे में, तो ये जो परीक्षा देता है विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा को देता है, वह या तो नेट क्वालिफाई होता है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई होता है। वह या तो नेट क्वालिफाई होता है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई होता है। खास तौर से आयु सीमा की बात करें तो नेट के लिए आपके किसी भी आयु सीमा का निर्धारण मित्रों नहीं किया गया है। किसी भी आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। लेकिन जेआरएफ के लिए इसकी आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है, जिसको हमने आपको यहां बताया। इसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। मित्रों, जो विद्यार्थी, जो छात्र छात्राएं नेट क्वालिफाई होते हैं, वो केवल प्रोफेसर स्तर की भर्ती देख सकते हैं। प्रोफेसर स्तर की भर्ती देखने के योग्य हो जाते हैं। मतलब किसी भी डिग्री कॉलेज में वो प्रोफेसर पद के लिए योग्य हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि वह छात्र नेट के थ्रू पीएचडी करना चाहता है साथियों, तो उसे किसी भी स्कॉलरशिप की प्राप्ति नहीं होती है। किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो छात्र छात्राएं जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। और यह छात्रवृत्ति आपको तभी मिलेगी जब आप किसी विषय क्षेत्र में पीएचडी या रिसर्च करते हैं, तब ये छात्रवृत्ति आपको प्राप्त होती है। अन्यथा ऐसे ही आपको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो ये मित्रों थोड़ी बहुत बातें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की कि इस परीक्षा में कौन कौन से छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं, इसकी आयु सीमा क्या है, फॉर्म कब आता है और एग्जाम कब होता है इसका, और इसमें कैसे कैसे छूट का प्रावधान है। इसकी चर्चा करने के बाद साथियों मुझे लगता है इस बात पर चर्चा कर लेनी चाहिए कि इस परीक्षा का लेवल क्या होता है। इस परीक्षा का लेवल क्या होता है, अर्थात इसमें कितने लेवल, किस स्तर तक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा हमें कर लेनी चाहिए। साथियों, जहां तक नेट जेआरएफ के लेवल की बात है, इतना समझ लीजिए कि इससे बड़ा और कोई लेवल होता ही नहीं है। वजह है क्योंकि आप किसी विषय विशेष क्षेत्र के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, और ये माना जाता है कि यदि आप किसी विषय से नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं तो आप उस विषय क्षेत्र के एक अच्छे खासे जानकार होते हैं। इसलिए इस परीक्षा का जो लेवल होता है सर्वाधिक होता है, मतलब कि पीएचडी लेवल का होता है, क्योंकि आप पीएचडी करेंगे या परास्नातक स्तर तक का होता है। अर्थात परीक्षाएं जो होती हैं उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका लेवल बहुत ही कठिन होता है। अगर हम साथ ही साथ ये बात करें साथियों कि इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, इसलिए साथियों सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, इसलिए सी फॉर यहाँ पर हम समझते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ सी फॉर सेंट्रल है, यहाँ सी फॉर कॉन्सेप्ट है। जितने भी केंद्र स्तर तक की परीक्षाएं देखते हैं, वे परीक्षाएं जो पूरे भारत स्तर पर कंडक्ट की जाती हैं साथियों, उन परीक्षाओं में
कॉन्सेप्ट अधिक पूछे जाते हैं, फैक्ट कम पूछे जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विभिन्न यूट्यूब चैनलों ने, बहुत से शिक्षकों ने जो भी यूजीसी के प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ाया है वो फैक्चुअल चीजें अधिक बताई हैं जो कि कभी पूछा ही नहीं जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप इस चैनल अतुल एकेडमी से जुड़ने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में यूजीसी के प्रथम प्रश्न पत्र में मेरे यानी ज्ञान गौरव के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में भी आएगा और आप उंगलियों पर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसमें कॉन्सेप्ट अधिक पूछता है, मतलब 80% कॉन्सेप्ट पूछता है और मात्र 20% आपका फैक्ट पूछता है। नेट जेआरएफ की परीक्षा में मित्रों आप किसी भी विषय से यदि स्नातक हैं, मास्टर डिग्री आपके पास है विद 55% मार्क्स, उसमें यदि आप परीक्षा देने जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो आपसे दो पेपर होते हैं। एक होता है फर्स्ट पेपर और दूसरा होता है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होता है। जहां तक सेकंड पेपर की बात है, ये आपका कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट होने का मतलब ये है कि यदि आप हिंदी से दे रहे हैं, यदि आप इकोनॉमिक्स से दे रहे हैं, यदि आप पॉलिटी से दे रहे हैं, इवन दो कोई भी जिसमें आपका मास्टर डिग्री है उससे आप परीक्षा देते हैं तो वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सेकंड पेपर होता है, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और पूरा पूर्णांक जो होता है 200 अंक का होता है। ये आप किसी भी शिक्षक से आप अपने हिसाब पढ़ते ही होंगे, बेहतर तरीके से आप तैयारी करते हुए होंगे। लेकिन जहां तक इस अतुल एकेडमी का सवाल है, जो फर्स्ट पेपर मैं यानी ज्ञान गौरव लेके उपस्थित हो रहा हूं, इसकी यदि हम बात करें मित्रों, इसमें पहले इसको हम 2 चरणों में समझाते हैं। इसमें पहले 60 प्रश्न पूछे जाते, इसमें पहले कितने प्रश्न पूछे जाते थे? 60 प्रश्न पूछे जाते थे और 60 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न सॉल्व करने होते थे और प्रत्येक प्रश्न जो था 2 अंक का था, अर्थात कुल पूर्णांक की मात्रा कितनी थी? 100 थी। इन 100 नंबर में 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते थे। वहां छात्र छात्राओं को एक सुविधा प्रदान की गई थी, क्योंकि लेवल बहुत ही उच्च स्तर का होता है, अपनी सुविधा अनुसार वे 10 क्वेश्चन को छोड़ सकते थे, पूरे 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान में जो यूजीसी नेट की परीक्षा हो रही है उसमें केवल और केवल 50 ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए कोई भी प्रश्न छोड़ने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और पूर्णांक की संख्या मात्रा कितनी होती है साथियों? 100 होती है। इसलिए हमें जो है इसमें कोई भी 10 क्वेश्चन छोड़ने की छूट प्राप्त नहीं है। अतः हम ये नहीं कह सकते हैं कि चलो हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसको हम छोड़ देते हैं। अर्थात साथियों, यदि आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इन 50 प्रश्नों में से ज़्यादा 35 से 40 नंबर, 40 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अतुल एकेडमी परिवार आपके लिए खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। ये जहां तक बात रही 50 प्रश्न की। अब ये जो 50 प्रश्न है मित्रों, फर्स्ट पेपर में, ये फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे वो किसी विषय से तैयारी कर रहा हो। इस फर्स्ट पेपर में साथियों कुल मिला के 10 टॉपिक पूछे जाते हैं। इस फर्स्ट पेपर में कुल मिला के 10 टॉपिक पूछे जाते हैं और वो 10 टॉपिक जो हैं बहुत ही उच्च स्तर के प्रश्नों की श्रृंखलाओं के साथ पूछे जाते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा
इस बात की चर्चा करते हैं कि वो 10 टॉपिक कौन कौन से हैं। अभी मैं आपको संपूर्ण सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ उस 10 टॉपिक के नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से शीर्षक के अंतर्गत वो टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। आइए साथियों, देखते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिसे हमें पढ़ना है और जिसे हमें समझना है और जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर, यदि हम टॉपिक्स की बात करें तो आपका इसमें जो पहला टॉपिक होता है वो होता है शिक्षण अभिक्षमता। क्या होता है? शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता या इसे इंग्लिश में हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका शोध अभिक्षमता। शोध अभिक्षमता, इसे हम कहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। इसे हम कहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। अगला है संचार। अगला है साथियों संचार या इसी को हम कहें संप्रेषण। इंग्लिश में इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। अगला है अध्ययन अवबोध। अध्ययन अवबोध, इसे हम कहते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन। इसे हम कहते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन। अध्ययन अवबोध, रीडिंग कंप्रीहेंशन। अगला जो टॉपिक है लोग विकास एवं पर्यावरण। लोग विकास एवं पर्यावरण, पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। अगला जो टॉपिक है साथियों वो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी। आईटीसी से कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला जो है गणितीय तर्क, मैथमेटिकल रीजनिंग कहा जाता है। अगला है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली,
हायर एजुकेशन सिस्टम, गणितीय तर्क 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा युक्ति तर्क होता है, लॉजिकल रीजनिंग। इसके अलावा आंकड़ों की व्याख्या, अर्थात डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। इसके अलावा जो और एक टॉपिक हो सकता है वो है ये आपके 10 टॉपिक पूरे हो गए। इन्हीं 10 टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपसे साथियों पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये 10 टॉपिक ही नहीं, ये 10 विषय के समान है। अगर हम देखें यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से साथियों, तो ये 10 टॉपिक नहीं है, ये 10 विषय के समान है। और वर्तमान परिदृश्य में हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोई भी एक पूर्ण बुक अपने आप में उपलब्ध अभी भी मार्केट में नहीं है। अर्थात इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए तो अच्छी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए उपलब्धता की कमी है। इसलिए मेरे यानी ज्ञान गौरव के द्वारा जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, जो चीज़ें समझाई जाएंगी, बहुत ही सरल शब्दों में और संपूर्ण व्याख्या के साथ, सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण के साथ समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो साथियों, आई थिंक आज की जानकारी, आज आपको जो भी वीडियो में हमने आपको बताया है वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो हम सीधे अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं, सीधे टॉपिक के साथ, सीधे पहले लेक्चर अर्थात शिक्षण अभिरुचि के साथ हम मिलेंगे, शिक्षण अभिक्षमता के साथ, जिसको देखने के बाद, पहला वीडियो देखने के बाद ही साथियों आपको लगने लगेगा कि अब मंजिल दूर नहीं है। मैं ज्ञान गौरव एक बार पुनः आपका इस अतुल एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।